स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 15 जनवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैश्विक जोखिम सूचकांक रिपोर्ट है, ये 2022 जारी हुई है। कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हाल ही में 2022 में ये जारी हुई है। और ये किसने जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है। और ये कौन सा संस्करण है? तो इसका 70वां संस्करण है। इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 70वां संस्करण है। और ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1971 के अंदर इसकी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो शीतकालीन बैठक है, उसको क्या कहते हैं? तो दावोस इसकी शीतकालीन बैठक को कहा जाता है। इसकी शीतकालीन बैठक को कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो शीतकालीन बैठक होती है, उसको क्या कहा जाता है? दावोस कहा जाता है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका एक अवार्ड होता है। वो कौन सा अवार्ड होता है? क्रिस्टल अवार्ड। कौन सा अवार्ड होता है? क्रिस्टल अवार्ड कौन देती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये क्रिस्टल अवार्ड देती है। और ये किसको दिया गया था? तो ये दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। और ये क्रिस्टल अवार्ड किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जिनेवा जो है, इसका ये जारी की है जो इन्होंने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसके अंदर क्या कहा है कि जो कोविड-19 के कारण, इसके अंदर कोविड-19 के कारण जो सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरण के में जोखिम है, पर्यावरण में जोखिम में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जोखिम में जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, वृद्धि के बारे में इसमें बताया गया है। और अब देखिएगा कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिएगा, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सी रिपोर्ट है? तो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके अंदर जो भारत की रैंक है, वो कौन सी रैंक है? तो 142वीं रैंक किसकी है? इंडिया की 142वीं रैंक है। और ये कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संस्था है, ये इसे जारी करती है। विदाउट बॉर्डर जो संस्था है, ये किसको जारी करती है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। उसके बाद एक सूचकांक है, इंडेक्स है, कौन सा? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इंडेक्स जो है, उसमें जो भारत की रैंक है, जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? तो इसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये जारी करता है इसको। और जो इसके जो कितने आधार हैं? तो इसके 3 आधार हैं। इसके कितने आधार हैं? 3 इसके आधार हैं, जिस पर मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। तो इसके 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता। इसके 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, और लास्ट कौन सा है? तो लास्ट है जीवन प्रत्याशा।
प्रत्याशा, ये इसके 3 आधार हैं HDI इंडेक्स जारी करने के। और इसे कौन जारी करता है? तो UNDP इसे जारी करता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट है, और HDI के अंदर जो भारत की रैंक है ये आप कमेंट करके बताना। अभी हाल ही में एक होमलैंड डायलॉग, जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, इसका आयोजन किया गया है। इसकी बैठक आयोजित की गई है, सुरक्षा बैठक इसकी आयोजित की गई है। तो जो ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है, ये किन 2 देशों के बीच समझौता है? तो ये भारत और USA के बीच ये समझौता है। भारत और USA के बीच ये समझौता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच है। और ये जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो 2010 के अंदर ये समझौता, ये डायलॉग हुआ था। और जो इसकी पहली सुरक्षा वार्ता हुई थी, इसकी फर्स्ट सुरक्षा वार्ता कब हुई थी? सुरक्षा वार्ता कब हुई थी? तो ये 2011 के अंदर इसकी फर्स्ट सुरक्षा वार्ता हुई थी। और हाल ही में इसकी जनवरी 2022 में इसकी सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है, इसीलिए ये चर्चा में है। जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है ये किन 2 देशों के बीच है? भारत और USA के बीच है। और 2010 के अंदर इसकी शुरुआत तो हुई थी, फर्स्ट सुरक्षा वार्ता 2011 के अंदर हुई। और जो इसमें क्या है, कौन सी सुरक्षा में सहयोग करना इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है 3 जो सुरक्षा है उनके अंदर सहयोग करना, इसका आपस में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। तो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, साइबर मतलब जो इंटरनेट पर जो हमले होते हैं उनसे सुरक्षा करना, और क्या है, आतंकवाद से सुरक्षा करना, आतंकवाद से सुरक्षा करना, आतंकवाद से सुरक्षा करना के इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये 3 सुरक्षाएं करना इस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का उद्देश्य है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये USA है, USA के बीच के साथ जो हमारे अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं भारत की, वो कौन कौन सी होती हैं? भारत प्लस USA की जो एक्सरसाइज होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, किसके बीच होती है? भारत और USA के बीच होती है। और कौन सी है? वज्र प्रहार है, और युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये किसके साथ होती हैं? USA के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं। उसके बाद जो USA की फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति हैं, USA की फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है? तो महिला उपराष्ट्रपति हैं इस USA की कमला हैरिस। कमला भारतीय मूल की हैं ये कमला हैरिस। और ये कौन से नंबर की हैं? तो ये 49 नंबर की हैं कमला हैरिस जी। और एक ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप कहाँ पर है? USA के अंदर एक हवाई द्वीप है। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप है। और यहाँ पर कौन सी ज्वालामुखी है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर कौन सी ज्वालामुखी है? मोना लोआ ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि जो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता है लवलीना बोरगोहेन, उनको असम सरकार ने असम का DSP नियुक्त किया है। कौन? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ये क्या है? इन्होंने क्या किया था कि टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में जापान में आयोजित हुआ था 2021 के अंदर, जो जापान में आयोजित हुआ था टोक्यो के अंदर जो आयोजित हुआ था, इसमें लवलीना बोरगोहेन ने, असम से ये बिलोंग करती हैं, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है बॉक्सिंग, इनका खेल है। ठीक है, और अब हाल ही में क्या किया है कि जो असम सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने इनको DSP नियुक्त किया है। ठीक है, इनको DSP नियुक्त किया है। तो अब बताइएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था, ये कौन से क्रम के थे?
ये 32वें क्रम के ओलंपिक थे। और उसके बाद जो इसमें भारत की जो रैंक रही थी, भारत की रैंक कौन सी थी टोक्यो ओलंपिक के अंदर, इसकी रैंक थी 48 जो रैंक थी भारत की थी। और इसमें टोटल मेडल कितने जीते थे भारत ने, तो 1 2 का 4, टोटल 7 मेडल भारत ने जीते थे। इसके अंदर 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उसके जिसमें लवलीना बोरगोहेन भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीते थे जिसने। और इसमें देखिएगा कि जो गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, वो किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इनका खेल कौन सा है, भाला फेंक इनका खेल है, जेवलिन थ्रो इनका खेल है। और 87.58 मीटर भाला इन्होंने फेंक कर ये खिताब अपने नाम किया था। और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को ये भाला फेंका था। इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा हर साल, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो 2 सिल्वर पदक जीते थे, सिल्वर पदक किस किस ने जीते थे, तो एक तो सिल्वर पदक जीता था मणिपुर के से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं कौन, मीराबाई चानू। 2 सिल्वर मेडल इंडिया की तरफ से जीते गए थे, किस किस ने, तो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इनका गेम कौन सा है, तो वेट लिफ्टिंग इनका गेम है। कौन सा गेम है इनका, वेट लिफ्टिंग इनका गेम है। और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है, तो 49 kg की इनकी कैटेगरी है। और इन्होंने टोटल कितना वजन उठाया था, तो 202 किलो इन्होंने टोटल वजन उठाया था। ठीक है, तो इसमें जो मीराबाई चानू है मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद सेकंड कौन है, तो रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया इन्होंने क्या जीता है, इनका ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ये कहाँ से हैं, हरियाणा से इनका संबंध है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद ब्रोंज मेडल देखते हैं, ब्रोंज कितने जीते गए, तो 4 ब्रोंज मेडल जीते गए। 4 किस किस ने जीते, तो एक नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का नाम आता है। उसके बाद एक नाम आता है PV सिंधु। और उसके बाद एक इंडिया हॉकी जो टीम है उन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उसके बाद एक और कौन है, तो ये है बजरंग पुनिया। और इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है कुश्ती, इनका खेल है, इनका बैडमिंटन खेल है। और उसके बाद जो लवलीना बोरगोहेन है, इनका खेल कौन सा है, बॉक्सिंग है। उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर टोक्यो ओलंपिक में इसका जो ध्वजवाहक थे उद्घाटन के समय, जो उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो 2 थे इसके अंदर, मनप्रीत सिंह, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम इसके अंदर ध्वजवाहक थे। और जो समापन के समय जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, समापन में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया जी। ठीक है, अगर यहीं पर देखेंगे यहीं पर देखें हम टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक थे ये कौन से क्रम के थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 16th क्रम के थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक ये कौन से क्रम के थे, तो ये 16वें क्रम के थे। और इसमें जो भारत की रैंक थी वो कौन सी थी, 24वीं इसमें भारत की रैंक थी। टोटल कितने मेडल इसके अंदर जीते थे, तो टोटल 19 मेडल इसके अंदर जीते थे भारत ने। और इसमें गोल्ड मेडल कितने थे, तो 5 गोल्ड मेडल थे। इसमें कौन कौन है, अवनी लखेरा जी हैं, इन्होंने 2 मेडल अपने नाम किए थे, 10 मीटर और 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। शूटिंग के ये खिलाड़ी हैं, कौन सी चीज़ की खिलाड़ी हैं, तो शूटिंग की ये खिलाड़ी हैं। और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है प्रमोद भगत, ये किसके खिलाड़ी हैं, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद कृष्णा नागर है, और उसके बाद मनीष नरवाल है। ठीक है, ये और सुमित अंतिल।
कौन है? सुमित अंतिल, जिनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है। इन्होंने भाला फेंक के अंदर इन्होंने क्या जीता है? ये सुमित अंतिल ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शूटिंग से, इनका संबंध है। और जो ये कृष्णा नागर है, इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। ठीक है, ये 5 हैं जिन्होंने इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता है। उसके बाद इसमें जो उद्घाटन समारोह था, इसके अंदर जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद इसके अंदर ध्वजवाहक थे उद्घाटन के। और जो समापन समारोह था उसके अंदर ध्वजवाहक कौन थे? समापन में ध्वजवाहक तो अवनी लखेरा, जोधपुर की रहने वाली हैं अवनी लखेरा, ये इसके अंदर ध्वजवाहक थी समापन समारोह में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और हाल ही में कौन है जिसको हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जिसको जाना जाता है? हिमा दास। कौन है? हिमा दास, जिनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी असम से है। और इनको क्या कहते हैं हम? ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। और इनको भी असम सरकार ने, असम गवर्नमेंट ने इनको डीएसपी हाल ही में नियुक्त किया था। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये की गई है शिक्षा राज्य मंत्री हैं हमारे कौन? सुभाष सरकार। शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? सुभाष सरकार के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर 40 स्कूल जो हैं उनको चुना जाएगा और उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर इसके अंदर जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? पुरस्कार राशि इसके अंदर पहले 50,000 इसके अंदर पुरस्कार राशि थी पहले, लेकिन अब इसके अंदर पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई? तो 60,000 अब इसके अंदर पुरस्कार राशि कर दी गई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इत्रा डेविस कौन है? एक बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक बैंक है। इसके हाल ही में एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? इत्रा डेविस ये हाल ही में इस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और ये जो उज्जीवन स्मॉल बैंक है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2017 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है? भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी कौन है? भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि CTRLS क्या है? CTRLS एक कंपनी है, ये क्या है? डाटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता है। ये क्या है? डाटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता है। ये सेवा प्रदाता है ये CTRLS। इसने क्या किया है कि एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। क्या किया है? एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू किया है। सब स्टेशन
स्थापित किया है। और ये जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है, ये कहाँ पर किया है, तो ये मुंबई के अंदर स्थापित किया है इसने, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो हाल ही में कितनी है, इस गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट की इसके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन भविष्य में इसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट तक करने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जूनियर नंबर वन खिलाड़ी बनने वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली, भारतीय खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है, पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है, तो ये बनी है तस्नीम मीर जो है ये पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। कौन कहाँ से बिलोंग करती हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक नाम है गुलाबो। आप सोचते होंगे ये क्या नाम है, तो ये गुलाबो क्या था, ये एक 40 साल का मादा भालू थी, 40 साल की थी, ये क्या थी, मादा भालू। और इसका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल का जो कौन सा वन विहार नेशनल पार्क के अंदर इस 40 वर्षीय मादा भालू का निधन हो गया है, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था गुलाबो, ठीक है। और एमपी के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। और जो गवर्नर है वो कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और जो एमपी है इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो इसके अंदर नेशनल पार्क हैं कान्हा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और माधव नेशनल पार्क, और पन्ना, सतपुड़ा, और कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर ये नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश ने ही कौन सी योजना शुरू की थी, तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसने शुरू की थी, ये मध्य प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की थी। और इसके साथ ही एक योजना संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू की थी। कौन सी, संकल्प योजना। ये किसके लिए है ये योजना, तो बुजुर्गों के लिए है ये योजना, संकल्प योजना। और कहाँ से, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, ये उमरिया मध्य प्रदेश से ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस रामेसन का हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे, तो ये एक मलयालम कवि थे। कौन, एस रामेसन ये क्या थे, एक मलयालम कवि थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, एस रामेसन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मलयालम कवि थे। और जो ये मलयालम है ये कहाँ की भाषा है, मलयालम केरल की भाषा है मलयालम। और केरल के शास्त्रीय क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, तो मोहिनी अट्टम और कथकली क्या है, केरल के क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। और जो ये मलयालम भाषा है इसके अंदर ही फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो ये GS कुरूप को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को हाल ही में 59वां। ईंधन की कीमत बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के PM ने इस्तीफा दिया। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, आपातकाल घोषित कर दिया।
आपातकाल घोषित कर दिया। तो अभी क्या हुआ है कि जो ये कजाकिस्तान है, कौन सा देश है ये, कजाकिस्तान देश है, इसी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है, अली खान स्माइलोव को, अली खान स्माइलोव को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भारत के साथ कजाकिस्तान की कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये काजिंद एक्सरसाइज किसके साथ होती है, भारत के साथ होती है। और खंजर किसके साथ होती है, तो ये किर्गिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, खंजर होती है किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं, तो यूरेनियम जो खनिज है इसके यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम खनिज के भंडार पाए जाते हैं। और चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एक साउथ कोरिया है, इसका पोक्सो समूह है, साउथ कोरिया जो देश है इसका पोक्सो समूह है, इसने साउथ कोरिया का पोक्सो समूह है, इसने क्या किया है, अडानी ग्रुप के साथ प्लस अडानी ग्रुप जो है इसके साथ समझौता किया है, इनका समझौता हुआ है। और ये किस लिए हुआ है, तो स्टील मिल स्थापित करने के लिए, स्टील मिल जो है स्थापित करने के लिए ये समझौता हुआ है। और ये जो स्टील मिल है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी गुजरात के अंदर। कहाँ स्थापित की जाएगी, गुजरात के अंदर ये स्टील मिल स्थापित की जाएगी। और गुजरात ने ही हाल ही में कौन सा उत्सव स्टार्ट किया था, तो नदियों के लिए नदी उत्सव गुजरात ने स्टार्ट किया था। यहाँ के सीएम कौन हैं, तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के कौन है, सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। और हाल ही में यहाँ पर पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी, ये कौन थी, तो नीमाबेन आचार्य कौन थी, यहाँ की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने जो गगनयान है उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है इसका। और ये कहाँ पर किया है, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, इसका सफल परीक्षण किया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर किया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो इसरो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु के अंदर। और इसके जो 9th अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके 9 अध्यक्ष थे के सिवान, 9 अध्यक्ष कौन थे, के सिवान 9th अध्यक्ष थे। अभी हाल ही में इनका 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ जी को इसका 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा उसके बाद देखते हैं कि जो ये इसरो है इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, तो जो इसका लॉन्चिंग सेंटर है, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है ये कहाँ पर है, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, इसका लॉन्चिंग सेंटर है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है इसका लॉन्चिंग सेंटर।
उसके बाद देखिएगा कि जो ये इसरो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। इसकी स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई ने। और भारतीय अंतरिक्ष के जो जनक कहे जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई जी को। साराभाई है जो, इनको भारतीय अंतरिक्ष के जनक कहा जाता है। उसके बाद जो इसरो है 2017 के अंदर इसने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन हाल ही में 143 सैटेलाइट जो हैं वो एक यूएसए की कंपनी है, कौन सी है, एलन मस्क की कंपनी है, वो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसने हाल ही में 143 सैटेलाइट भेजे हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ये जो स्पेस एक्स है, और ये कौन से रॉकेट से इन्होंने भेजे हैं, तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से के द्वारा इन्होंने ये 103 जो सैटेलाइट हैं वो भेजे हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ये किसको दिया गया है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलन मस्क को, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, एलन मस्क को ये दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसरो है इसने हाल ही में ईओएस एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, अर्थ ऑर्बिटल, पृथ्वी के अवलोकन के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया था। और ये हाल ही में क्या हुआ था, ये असफल रहा था, इसीलिए ये चर्चा में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1956 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है, एक्ट के तहत इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। और देखिएगा, और 1956 के एक्ट से ही किसकी स्थापना की जाती है, तो KVIC जो है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग जो है, इसकी स्थापना कब से की जाती है, तो 1956 से इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, जो एक्ट है इससे इसकी स्थापना की जाती है। और ये KVIC है, इसने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बोल्ड नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बांस के उत्पादन के लिए। और इसको कहां से स्टार्ट किया गया है, उदयपुर राजस्थान से इसको स्टार्ट किया है बांस के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि जो हमारा बजट आया था उसके अंदर घोषणा की गई थी कि जो बीमा क्षेत्र है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसके अंदर जो FDI की जो सीमा है, लिमिट है, उसको बढ़ाकर 49% से बढ़ा करके 74% किया जाएगा। ठीक है, तो जो 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। लेकिन जो LIC है इसके लिए जो FDI की जो मिली है, अनुमति मिली है, वो कितने % की मिली है, तो इसके लिए मिली है 20% की अनुमति मिली है FDI की लिमिट की। नेक्स्ट देखिएगा, FDI की जो फुल फॉर्म होती है ये क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो टेलीकॉम सेक्टर के जो लिए जो FDI की सीमा है, दूरसंचार के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो FDI की सीमा है वो क्या है, इसकी सीमा है 100%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। उसके बाद जो LIC है इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है, कौन सा प्लान है, धन रेखा प्लान किसने लॉन्च किया है, LIC ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। और जो ये KVIC है इसका अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना जी KVIC के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में एक मामला छाया हुआ है, PM सुरक्षा चूक। जब PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर पंजाब जा रहे थे तो इनके काफिले को कुछ मिनट के लिए इनको रुकवा दिया गया था। तो इसी के तहत PM सुरक्षा चूक के तहत समिति गठित की गई है। तो इसके तहत पहले जो समिति गठित की गई थी इसकी जांच के लिए, तो गृह मंत्रालय ने जो समिति गठित की थी उसको क्या नाम दिया गया था, सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में ये
समिति गठित की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष कौन है? इंदु मल्होत्रा जी। इंदु मल्होत्रा इसकी अध्यक्ष हैं। जो पीएम सुरक्षा चूक मामले की जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसकी अध्यक्ष कौन है? इंदु मल्होत्रा जी हैं। और ये जो इंदु मल्होत्रा है ये क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली ऐसी जज थी जो कि सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधी जज बनी थी। वकील से सुप्रीम कोर्ट में सीधी जज बनी थी, ये ऐसी पहली महिला थी। और ये हाल ही में रिटायर हो चुकी हैं। और ये जो रिटायर के बाद इनको क्या बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा समिति की अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि किसके लिए बनाई गई है? पीएम सुरक्षा चूक के लिए बनाई गई है। और ये जो पीएम की सुरक्षा के लिए कौन सी जो पुलिस फोर्स है वो गठित होती है? तो स्पेशल जो एसपीजी है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इनकी सुरक्षा के लिए जो बुक है जिसके अंदर इनका वर्णन किया गया है वो कौन सी होती है? तो ब्लू बुक होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की कौन सी बुक होती है? ब्लू बुक होती है। और ये किसके लिए? वीवीआईपी पर्सन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए कौन सी बुक होती है? तो ब्लू बुक होती है। और वीआईपी मतलब संसद और जो एमएलए ये होते हैं, सांसद होते हैं, इनके लिए जो मंत्री होते हैं इनके लिए कौन सी बुक होती है? तो इनके लिए होती है येलो बुक। जो एमएलए और मंत्री होते हैं इनके लिए वीआईपी होते हैं ये पर्सन, और इनके लिए येलो बुक होती है। और वीवीआईपी के लिए ब्लू बुक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत होता है? अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये तो 129 आर्टिकल के तहत ये अभिलेख न्यायालय होता है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? तो 124 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन होता है। इसके अंदर जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, इसका जो कार्यकाल होता है और इसके अंदर जो शपथ होती है, इनका वर्णन कौन से में होता है? तो 124 आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन होता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला हैं? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला हैं। ठीक है, और देखिएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है इससे परामर्शदात्री की जो शक्ति है, राष्ट्रपति अगर परामर्श चाहे तो ये परामर्श दे सकता है। तो परामर्शदात्री की जो शक्ति है वो इसकी किस में होती है? तो आर्टिकल जो 143 होता है, 143 जो आर्टिकल है इसके अंदर परामर्शदात्री शक्ति इसकी होती है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है ये आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है। ठीक है, चलिएगा। और जो हाल ही में पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त की गई हैं वो कौन की गई हैं? पहली महिला जज आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुकमा डुकमा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सुकमा डुकमा बांध ये कहाँ पर है? तो जो ये सुकमा डुकमा बांध है ये झांसी के अंदर है, यूपी के अंदर। सुकमा डुकमा बांध। इस बांध की क्या खासियत है कि इस बांध का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? 1909 के अंदर इस बांध का निर्माण हुआ था। और लगातार 112 सालों से इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया। ये वैसा का वैसा है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झांसी, यूपी के अंदर ये स्थित है। और कौन सी नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। और जो ये बेतवा नदी है ये कौन से क्षेत्र में है? बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है। ठीक है, और जो माता टीला परियोजना थी
पहले आपको बताया गया था, मैंने बताया था जो माता टीला परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो बेतवा नदी पर ही कौन सी परियोजना है, माता टीला परियोजना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि ये क्यों अभी चर्चा में आया है, तो ये जो सुकमा बांध है, सुकमा डुकमा बांध है झांसी यूपी के अंदर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन इरिगेशन में ऐड कर लिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज इन इरिगेशन में इसको ऐड किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो सलाल, पकलदुम, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना है ये कौन सी नदी पर है। सलाल, पकलदुम, दुलहस्ती और बगलीहार। सलाल, पाकलदुम, बगलीहार और कौन सी, सलाल, पाकलदुम, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर है। ठीक है। ये कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर ये परियोजना है। उसके बाद देखते हैं कि तुलबुल परियोजना, ये महत्वपूर्ण परियोजना है, ये एक न एक पेपर में पूछ ली जाती है आपसे, किसी न किसी पेपर में जरूर छपेगा ये क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये है झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। उसके बाद देखिएगा कि जो ओंकारेश्वर बांध है, कौन सा बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, ये कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये जो नर्मदा नदी है इस पर ही क्या है, धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार जो जलप्रपात है ये ये कौन सी नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। 359 मीटर का ये रेलवे ऊंचाई पर ये रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है हाल ही में, और ये कौन से नंबर की आई है, तो ये 17वें नंबर की इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है कि जो ये रिपोर्ट कहाँ से आती है, तो ये रिपोर्ट आती है देहरादून से। कहाँ से आती है ये रिपोर्ट, देहरादून से ये रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। देखिएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 अभी आई है। और ये किसने जारी की है, तो ये जारी की है भूपेंद्र यादव ने ये जारी की है। किसने जारी की है, भूपेंद्र यादव ने ये जारी की है। और भूपेंद्र यादव कौन है, वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, पर्यावरण मंत्री, इन्होंने ये जारी की है। और ये कहाँ से आती है, तो ये रिपोर्ट आती है देहरादून से। देहरादून से ये रिपोर्ट आती है। कब स्टार्ट हुई थी, तो 1987 के अंदर ये स्टार्ट होती है। और इसकी जो ये कौन सी रिपोर्ट है, ये साल में कितनी बार आती है, तो ये 2 साल में एक बार आती है, द्विवार्षिक ये रिपोर्ट है। और 2019 के अंदर आई थी, अब ये 2021 में आई है। और इसके अंदर ये जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं ये कौन से नंबर की है, तो 17वें नंबर की है। और इसमें जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं ये किसके द्वारा किए गए हैं, तो ये किए गए हैं रिसोर्स सेट के द्वारा। रिसोर्स सेट के द्वारा ये आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत में टोटल वन और वृक्ष जो आच्छादित क्षेत्र है ये कितना है, तो 8.9 लाख हेक्टेयर। ठीक है। ये कितना है, 8.9 लाख हेक्टेयर। और परसेंट के अंदर देखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर क्या है ये,
किलोमीटर स्क्वायर। और जो परसेंटेज के अंदर अगर देखते हैं तो परसेंटेज में कितना है, 24.69% क्या है, इतने क्षेत्र पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। और अगर खाली वन आच्छादित क्षेत्र देखते हैं तो ये कितना है, 21.71% क्या क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। और अगर खाली वृक्ष देखते हैं, वृक्ष कितने क्षेत्रफल पर हैं, तो ये है 2.91% पर क्या है, खाली वृक्ष हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 2019 की अपेक्षा इसमें अब की बार कितने किलोमीटर स्क्वायर की जो वृद्धि हुई है वो कितनी नोट की गई है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर की जो वृद्धि है वो इसमें वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नोट की गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो क्षेत्रफल में सर्वाधिक, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और सेकंड नंबर पर कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग न्यूनतम जो वन है ये कहाँ पर है, तो न्यूनतम वन है हरियाणा के अंदर। न्यूनतम सर्वाधिक वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और जो ये क्षेत्रफल में न्यूनतम जो वन है ये कहाँ पर है, हरियाणा में है। और उसके बाद देखते हैं कि जो परसेंटेज के, प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है, सर्वाधिक वन कहाँ पर है, ये है मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में। और प्रतिशत में जो न्यूनतम वन है, न्यूनतम वन है ये कहाँ पर है, ये है हरियाणा के अंदर। ठीक है, प्रतिशत में भी न्यूनतम कहाँ है, हरियाणा में है। और क्षेत्रफल में भी न्यूनतम कहाँ है, ये भी हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है ये कहाँ पर नोट की गई है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर नोट की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वृद्धि नोट की गई है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश के अंदर नोट की गई है। और सेकंड नंबर पर जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वृद्धि हुई, सॉरी ये कहाँ पर हुई है, ये तेलंगाना के अंदर ये वृद्धि हुई है सेकंड नंबर पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है, देखिएगा जो ये सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्ष के अंदर जो सर्वाधिक वृद्धि नोट की गई है वो कहाँ पर की गई है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर सर्वाधिक वृद्धि नोट की गई है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिएगा हमारे भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो ये है अमरावती हाईकोर्ट। कौन सा है, अमरावती हाईकोर्ट। और ये किसका है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। और उसके बाद जो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना जो राज्य बना था, तेलंगाना जो राज्य बना था ये किससे अलग होकर बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही क्या बना था, ये तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश है जो, इसका क्लासिकल डांस कौन सा है, इसका क्लासिकल डांस कौन सा है, तो इसका क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कोई अंधे ने पूड़ी खाई, कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी डांस, अंधे ने पूड़ी खाई, ऐसे हम याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीदरलैंड है, इसके चौथी बार पीएम बने हैं, लगातार चौथी बार पीएम कौन बने हैं, तो ये बने हैं मार्क रूट। इसके पीएम कौन बने हैं, मार्क रूट, यहाँ के क्या बने हैं, पीएम बने हैं। और जो यहाँ की नीदरलैंड की जो राजधानी है ये क्या है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या है, यहाँ की कैपिटल है नीदरलैंड की। और जो यहाँ की करेंसी है, नीदरलैंड की करेंसी कौन सी है, तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो हाल 2-3 दिन पहले क्या कल ही बताया था कि जो निकारागुआ देश है,
निकारागुआ। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? मनागुआ इसकी कैपिटल थी। और इसके जो राष्ट्रपति बने थे, इसके राष्ट्रपति ने भी लगातार चौथी बार शपथ ली थी, तो ये कौन बने थे? डेनियल ओर्टेगा। कौन बने थे? डेनियल ओर्टेगा। ठीक है, ये भी फोर्थ टाइम्स बने थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो मिताली राज है, क्रिकेटर मिताली राज, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन है? मिताली राज, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कौन सी कंपनी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है? तो जो ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड है जैकोब्स क्रिक। क्या है? ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड है, ये वाइन ब्रांड है। कौन सी? जैकोब्स क्रिक। जैकोब्स क्रिक ने इसको, मिताली राज को, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो मिताली राज है, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र क्रिकेटर हैं। एकमात्र क्रिकेटर। ठीक है, एकमात्र क्रिकेटर कौन है? एकमात्र क्रिकेटर है मिताली राज। ठीक है, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, लेकिन मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। उसमें एकमात्र क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी कौन है? मिताली राज। उसके बाद जो हुंडई मोटर्स है, कौन सी? हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर्स है, इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अदिति अशोक को हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये कौन सी खिलाड़ी हैं? तो ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं, अदिति अशोक। उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेमेंट बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि जो स्पोर्ट्स एडा है, स्पोर्ट्स एडा ने किसको बनाया है? स्पोर्ट्स एडा है, इसने किसको बनाया है? तो ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स एडा ने बनाया है। और किनारा कैपिटल को किसने बनाया है? किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल, इसने अपना रविंद्र जडेजा को, रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है, उसने किसको बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को किसने बनाया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। इंश्योरेंस ने किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा जी को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पिग हार्ट, मतलब सुअर का हार्ट ही, सुअर का जो हृदय है वही प्लांट करवा लिया। एक पिग हार्ट, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता फर्स्ट, दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ये दुनिया के पहले व्यक्ति, दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ये कौन है? डेविड बेनेट। कौन है? डेविड बेनेट। और ये कहाँ के हैं? तो ये USA के हैं, अमेरिका के हैं, जिन्होंने हाल ही में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है, ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि जो सुअर है उसके हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके सुअर के हार्ट को डाला गया है। सुअर के हार्ट को डाला गया है। ठीक है, सुअर के हार्ट को डाला गया है। और इसको प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो डेविड बेनेट, जो कि USA से बिलोंग करते हैं, वो क्या बने हैं?
देखिएगा, जो ये डेविड बेनेट है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो यूएसए है ये यूनिकॉर्न जो कंपनी है, यूनिकॉर्न जो कंपनी है, यूनिकॉर्न का मतलब है बड़ा स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप को ही जो बड़ा स्टार्टअप होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में टॉप कौन है, यूएसए इसके अंदर टॉप है। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, तो चाइना है। और इस यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में जो इंडिया है ये कौन सी पोजीशन पर है, तो इंडिया थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो यूएसए है इसके यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, इसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इसके पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रुथ सोशल अपना खुद का सोशल ऐप लॉन्च किया है, सोशल ऐप लॉन्च किया है, ट्रुथ सोशल ऐप लॉन्च किया। किसने, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ नामक अपना खुद का सोशल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखिएगा कि जो अमेरिका है इसकी विदेश मंत्री कौन है, अमेरिका की विदेश मंत्री, यहाँ की विदेश मंत्री कौन है, तो एंट ब्लिंकन, ये कौन है, एंटनी ब्लिंकन कौन है, ये अमेरिका की विदेश मंत्री हैं, एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो एक्सरसाइज होती हैं वो इसके साथ कौन सी होती हैं, वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, उसके बाद युद्ध अभ्यास, और नेक्स्ट कौन सी है, एक है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, उस नेक्स्ट, और जो यहाँ की जो पहली यूएसए की जो आर्मी है, यूएसए की आर्मी है उसकी पहली महिला सचिव कौन है, यूएसए की आर्मी है, जो यूएसए आर्मी की पहली महिला सचिव कौन है, तो ये है क्रिस्टीन वर्मुथ, क्रिस्टीन वर्मुथ, ये यूएसए आर्मी की पहली महिला सचिव हैं। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है, अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।